वेलकम ऑल टू आवर चैनल जीवाई एजुकेशन। सो हम टाइम एंड टेंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सिर्फ टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर एक्शंस के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसके 4 रूप होते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका हूं। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। चारों को हम सेपरेटली अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। पहले मैं इंडेफिनिट के का करवाऊंगा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर एक्शंस के लिए, फिर बारी बारी से इनका नंबर आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इंडेफिनिट की बात करने वाले हैं। चलो देखते हैं इंडेफिनिट की बात। तो इंडेफिनिट के 3 रूपों के लिए पहला होगा प्रेजेंट के लिए, दूसरा होगा पास्ट के लिए, एंड तीसरा होगा फ्यूचर एक्शंस के लिए। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम प्रेजेंट टेंस की। तो इंडेफिनिट लग जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, कौन कौन सी इसमें एडवर्ब लगती है, उनकी बात करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं उसको जिसमें अनिश्चित हो समय, जिसमें समय की बात नहीं की जा रही हो, वो होता है इंडेफिनिट। जैसे राम स्कूल जाता है, तो उसमें कब जाता है, कैसे जाता है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो बात नहीं हो रही, जाता है। ठीक है, तो वो राम की क्या बताती है, डेली हैबिचुअल वर्क बताती है, या फिर जो काम डेली होता है, हैबिचुअल होता है, यानी कि आदतन होता है, उन चीजों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंक्लूड किया जाता है। जैसे तो इसकी कुछ एग्जांपल्स होंगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब बता देता हूं। प्रेजेंट टेंस के लिए यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में एडवर्ब। ठीक है, तो पहले होगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म हम यूज करेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसे यूज करते हैं और कब नहीं करते हैं वो भी बता देता हूं आपको। जैसे यहां पे अगर पहले सब्जेक्ट की जगह फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, उनकी अलग अलग कंडीशन होती है। तो फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं, जैसे कि आई और वी। फर्स्ट पर्सन हम हमारे लिए यूज करते हैं। तो आई और वी के लिए हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस हम यूज नहीं करेंगे। उसके बाद में आते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि यू, सिर्फ यू होता है सेकंड पर्सन में। यू के लिए भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे, उसके साथ में एस या एस यूज नहीं करेंगे। बात आ जाती है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन यानी कि ही, सी, इट, या फिर किसी भी का नाम, कोई थिंग का नाम या कोई भी नाउन, आप ऐसे जान सकते हैं। उनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस हम यूज इंक्लूड करते हैं, एस या फिर ईएस। ठीक है, तो मैं इसके कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं, वो देखिए। मैं एग्जांपल लिख रहा हूं यहाँ पे, इसके लिए एग्जांपल लिखता हूं। जैसे ही कम्स हेयर ऑन संडे, यानी कि वह यहां पे संडे को आता है। तो संडे को आता है यानी कि बार बार रिपीट होता है, संडे को ही काम रिपीट होता है वो। तो यहां पे ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कम, और कम के साथ में हमने क्या लगा दिया, एस। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसे यूज होगा। ये किसको देख के लगाते हैं, सब्जेक्ट को देख के। सब्जेक्ट यहाँ पे थर्ड पर्सन है, इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस लगाया है। और बात करें आगे एडवर्ब की, तो एडवर्ब है संडे, यानी कि एवरी संडे रिपीट होता है काम। तो एडवर्ब्स का आप ध्यान रखेंगे। एडवर्ब्स होंगी जैसे कि डेली, यूजुअली, जनरली, ऑफ्टन, एवरी संडे, एवरी मॉर्निंग, एवरी वीक। ऐसी ही एडवर्ब्स आपको देखने को मिलेंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। ठीक है, तो इसके बाद में हम देखते हैं, चलते हैं पास्ट टेंस के लिए। लेकिन यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स और भी बताता हूं मैं, जैसे आपको एफर्मेटिव के लिए, इंटरोगेटिव के लिए एंड नेगेटिव के लिए। ठीक है, तो एग्जांपल देखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। हाँ, तो मैं आपको अफर्मेटिव के बारे में बता चुका हूं। अब हम बात करेंगे नेगेटिव की। नेगेटिव, तो नेगेटिव जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर मैं लिख देता हूं। यहां पे होगा सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डज, और साथ में नेगेटिव है तो नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस में
ऑब्जेक्ट प्लस में एडवर्ब। ठीक है, ये होगा स्ट्रक्चर किसके लिए? नेगेटिव सेंटेंस के लिए। सब्जेक्ट डू और डज प्लस में नोट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस में एडवर्ब। ठीक है, तो देखिएगा डू और डज कब यूज होते हैं, उनकी कुछ कंडीशंस होती हैं। डू और डज यूज होंगे जैसे कि डू, पहले बात करें हम डू की, तो जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि प्लूरल नाउन या फिर वी और आई, सारे के सारे प्लूरल सब्जेक्ट्स और आई, इनके लिए हमेशा डू यूज होगा। कौन यूज होगा? जैसे ये डू यूज होगा। एंड डज किसके लिए यूज होगा? थर्ड पर्सन के लिए। थर्ड पर्सन के लिए ओनली यूज होगा। थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, दे या फिर कोई भी प्लूरल नाउन, ये होते हैं थर्ड पर्सन। और इनके साथ में हमेशा डज यूज होगा। एंड डू के साथ में यूज होगा आई, यू एंड सारे के सारे प्लूरल सब्जेक्ट नाउन। ठीक है, तो ये समझ में आ गया डू और डज के लिए। अब बात करते हैं हम सेंटेंस की। सेंटेंस हो जाएगा जैसे आई डू नॉट गो देयर। आई डू नॉट गो देयर यानी कि मैं वहां नहीं जाता, मैं वहां नहीं जाता। और एक और सेंटेंस देख लेते हैं। ही डज नॉट वर्क। ही डज नॉट वर्क यानी कि वह काम नहीं करता। तो यहां देखिए आई है सब्जेक्ट, मैंने बताया था आई के लिए क्या यूज होगा? डू। और यहां पे थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन के लिए यूज हुआ है डज। ठीक है, तो ये दो सेंटेंस हैं इसके एग्जांपल नेगेटिव के। सो अब बात करते हैं इंटरोगेटिव की। तो इंटरोगेटिव के लिए दो स्ट्रक्चर होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए, यानी प्रश्नवाचक जो सेंटेंस होते हैं उनके दो स्ट्रक्चर होंगे। पहले के लिए होगा जैसे कि हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू या फिर डज। ठीक है, डू डज प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ये होगा स्ट्रक्चर किसके लिए? इंटरोगेटिव के लिए। और दूसरा स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड प्लस में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी? ये वाली, प्लस सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर हैं किसके लिए? इंटरोगेटिव के लिए। तो ये किसके लिए होता है आपको बता दूं। जैसे जनरली जो क्वेश्चन होते हैं ना कि जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में देना होता है, ये वो क्वेश्चन है। जैसे डू यू लव मी, क्या तुमसे मुझसे प्यार करते हो? तो इसका जवाब सिर्फ हाँ या फिर ना में आएगा। एंड वाई डू यू लव मी, तुम मुझसे प्यार क्यों करते हो? तो इसमें WH वर्ड लग गया आगे, इसका आंसर आएगा पूरा का पूरा सेंटेंस। तुम मुझसे प्यार क्यों करते हो, तो उसका एक रीजन होगा पूरा। ठीक है, तो ये तो यस और नो क्वेश्चन होंगे, ये होगा पूरा रीजनेबल क्वेश्चन होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। जैसे इसका मैं एग्जांपल लिख देता हूं। जैसे डू यू लव योर कंट्री, क्या आप अपने देश से प्यार करते हैं? तो इसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में होगा, इसलिए पहले किससे शुरुआत हुई इसकी? हेल्पिंग वर्ब से। अगर यहां देखो, यहां पे सब्जेक्ट क्या है? यू है। यू है तो हमने डू से स्टार्ट किया। सेकंड पर्सन के लिए हमने किससे स्टार्ट किया? डू से। अगर यहां पे थर्ड पर्सन होता यानी कि ही, सी, इट या किसी का नाम होता तो सेंटेंस स्टार्ट होता डज से। ठीक है, ऐसे ही हम बात करते हैं एस की। अगर हमें WH वर्ड से लगाना होता है तो WH वर्ड आगे लगा होता है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कभी भी हु यानी कि WHO, हु के बाद में डू और डज यूज नहीं होगा। ये डू और डज बाकी WH वर्ड के लिए होता है, सिर्फ हु के लिए नहीं होता है। इसको आपको ध्यान रखना, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, तो हु के साथ में कोई भी डू और डज यूज नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए। हु वांट्स फेलियर इन लाइफ, यानी कि अपने जीवन में किसको क्या चाहिए? असफलता ही चाहिए, किसी को नहीं चाहिए।
तो ये है वांट्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस लग रहा है, तो नियम के हिसाब से क्या होना चाहिए था, WH वर्ड के बाद में डू या डज आना चाहिए था क्वेश्चन मार्क, सॉरी इंटरोगेटिव में, लेकिन यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस आया है, तो WH वर्ड एक ऐसा है जिसके साथ में डू या डज नहीं आएगा। ठीक है, ये बात हो गई हमारी इंटरोगेटिव की, और पूरा हो गया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। हाँ, तो देखिए अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्यों के लिए ये होता है स्ट्रक्चर, यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म जैसे कि हम बात करते हैं गो की, गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है, एंड गोन थर्ड फॉर्म है। तो ऐसे ही फॉर्म होती हैं वर्ब्स की, उनकी बात करते हैं। चलिए देखते हैं, मैं एग्जांपल लिखता हूं इसका। जैसे आई बॉट a pair of pants yesterday. So मैं रिपीट कर देता हूं, आई बॉट ए पेयर ऑफ पैंट्स yesterday. मैंने खरीदी एक पैंट कल, पैंट का जोड़ा। तो हमारी जो पैंट होती है वो ध्यान रखेंगे आप, पैंट्स होती है, कभी पैंट नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि उसके वो पेयर होती है इसलिए। तो वर्ब यहां पे देखिए, सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई, यानी सब्जेक्ट कोई भी हो, हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करना है, किसके लिए, पास्ट इंडेफिनिट दिखाने के लिए। तो ये है किसकी सेकेंड फॉर्म है, बाय की, BUY, बाय यानी होता है खरीदना, और बोट यानी होता है खरीदा। तो मैंने खरीदा ए पेयर ऑफ पैंट्स yesterday, कल मैंने कल एक पैंट खरीदी या फिर खरीदी थी। ठीक है, तो इंडेफिनिट की बात हो गई, सॉरी इसका अफर्मेटिव की। अब बात करते हैं नेगेटिव के लिए। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर लिख देता हूं, सब्जेक्ट प्लस में डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पे हमें डिड नॉट यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज नहीं करनी है। अगर हमें डिड नॉट लगा रहे हैं, डिड लगा रहे हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। जैसे आई डिड नॉट गेट योर वॉइस, आई डिड नॉट गेट योर वॉइस, यानी कि मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। मुझे आपकी आवाज, जैसे हमसे कोई बात करता है तो वो बात हमें प्रॉपर तरीके से सुनाई नहीं दी, तो हम उसको कह सकते हैं आई डिडंट गेट योर वॉइस, माफ कीजिएगा मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। ठीक है, तो यहाँ पे डिड नॉट है, और गेट क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, ये हो गया इसके एग्जाम्पल। हाँ, तो अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। तो इंटेरोगेटिव में भी सेम काम करना है हमें, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले लिख देना है, जैसे कि डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होगा स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव के लिए, जिसमें यस और नो क्वेश्चन, यस और नो वाले क्वेश्चन आएंगे। जैसे डिड द पुलिसमैन कैच द thief डिड द पुलिसमैन कैच द thief। ठीक है, तो क्या पुलिस वाले ने चोर को पकड़ लिया। ठीक है, ये होगा इसका यस और नो का क्वेश्चन, डिड लगा देंगे। ठीक है, और जब हमें WH क्वेश्चन बनाने हो तब हमें इसके आगे WH वर्ड लग देंगे, तो वो हो जाएगा WH वर्ड वाले ये इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं हम फ्यूचर एक्शंस की। फ्यूचर एक्शन में कौन सी हेल्पिंग वर्ड यूज होंगी, देखिए। हाँ, तो अब बात करते हैं हम फ्यूचर एक्शन की। फ्यूचर एक्शन में कौन कौन से होंगे, जैसे सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब होगी इसकी शैल या फिर विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैं जरा इनके बारे में बताता हूं, शैल और विल के लिए। ये इनकी हेल्पिंग वर्ब है। तो शैल और विल हमें यूज करनी है सिर्फ आई और वी के साथ में। जब सब्जेक्ट सेंटेंस का आई या वी होगा तब हमें शैल यूज करना है, और बाकी जितने भी हैं
रेस्ट यानी कि बाकी जितने बच जाते हैं उनके साथ हमें यूज करना है विल। ठीक है, इनके एग्जाम्पल होते हैं जैसे आई शैल गो देयर, यानी कि मैं वहां जाऊंगा, ये हो गया शैल के लिए। अब बात करते हैं हम इसके नेगेटिव के लिए। तो हमें क्या करना है, सिर्फ इसका स्ट्रक्चर में इतना करना है, शैल और विल के बाद में यहां पे नॉट ऐड कर देना है, किसमें, नेगेटिव के लिए। तो जैसे यू विल नॉट रीच टू मी, यू विल नॉट रीच टू मी, यानी कि तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकते। ये हो गया एग्जाम्पल किसके लिए, नेगेटिव फ्यूचर एक्शंस के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम इंटेरोगेटिव के लिए। तो इंटेरोगेटिव में हमें क्या करना है, सिंपल सी चीज है, शैल और विल को पहले लगा देना है सब्जेक्ट देख के। अगर आई और वी हो तब तो हमें शैल यूज करना है, और आई और वी नहीं है तब हमें विल यूज करना है। तो जैसे कि मैं एग्जाम्पल लिखता हूं इंटेरोगेटिव के लिए, विल यू प्लीज हेल्प मी, कृपया क्या तुम मेरी मदद करोगे। हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं क्या आप मेरी मदद कर देंगे, तो फ्यूचर एक्शन के लिए कि आप मेरी फ्यूचर में मदद करेंगे, तो उसके लिए हमें पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है, बाद में जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट यू था तो यू के साथ में विल लगाया है। अगर यहाँ पे आई और वी दोनों में से कोई भी होता तो हम यहाँ पे शैल यूज कर देते। ठीक है, तो हमने इंडेफिनेट के लिए अब पढ़ लिया है। इसके बाद में हमारी क्लास होगी कंटिन्यूस के बारे में। तो फ्यूचर एक्शन, प्रेजेंट और पास्ट के लिए हम कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसमें कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है। तो बने रहिए हमारी क्लास के साथ में। धन्यवाद।